गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दिल को 01 पे। और मैं आज ले रहा हूँ बायोलॉजी 10वीं कक्षा की साइंस की क्लास। मैं हूँ गोलू सर, सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 10th। और ये लाइव इंट्रोडक्शन क्लास नहीं है, कहते रहता हूँ मैंने कि पहले सेट किया हुआ है, इसलिए लाइव नहीं है। ये सिर्फ हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है और टाइम 4 बजे का नहीं है। पहले 4 बजे थी लेकिन मैंने चेंज कर दी, तो टाइम इस समय हो रहा है 7:40। तो हम कर देते हैं इसको 7:40। तो हमारी आज इंट्रोडक्शन क्लास है जो टाइम 7:40 पर स्टार्ट हुई है। क्लास 10th है, सर का नेम गोलू सर है, सब्जेक्ट साइंस। और आज हम बायोलॉजी क्लास ले रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं की बायोलॉजी के बारे में, और मैं आपको इसमें पूरी जानकारी दूंगा, तो इसको ध्यान से देखना। इम्पोर्टेंट चैप्टर बताऊंगा मैं आपको, एग्ज़ाम टिप और कैसे अच्छे मार्क लाए जाए, ये सब मैं आपको बताऊंगा। अगर आप 10वीं के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो जल्दी से इसको लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और 10वीं में 90% अंक प्राप्त करें। और आज हम सबसे पहले देखते हैं कि बायोलॉजी क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हम बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी है जीव विज्ञान। बायोलॉजी इसका अर्थ होता है जीव विज्ञान। तो ध्यान से देखना, बायोलॉजी एंड जीव विज्ञान। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि बायोलॉजी क्या होती है। हमने समझ लिया बायोलॉजी का मतलब भी, हमने समझ लिया कि बायोलॉजी मतलब होता है जीव विज्ञान, यानी कि यह सब्जेक्ट हमें जीवित चीज़ों, लिविंग थिंग्स के बारे में भी सिखाता है, जैसे इंसान, पौधे, जानवर, इन सब के बारे में बताता है। इंसान, पौधे, जानवर, इंसान यानी मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ होता है। और मनुष्य के जीवन जीवित है या मृत है उसका कैसे पता चलता है? उसका पता चलता है हमें पोषण से, श्वसन तंत्र से, यानी श्वसन कैसे श्वसन कर रहा है या नहीं है, फिर देह परिसंचरण तंत्र से, उत्सर्जन तंत्र व मूत्र त्याग रहा है या मल त्याग, इनसे पता चलता है। और पौधे के अंदर हमें जीवित या मृत का कैसे पता चलता है? तो पौधे के अंदर हमें जीवित या मृत का पता चलता है कि वह पौधे के अंदर हमें जीवित और मृत का पता कैसे चलता है कि वह जीवित है या मृत है। तो पौधे के अंदर हमें कैसे पता चलता है? पौधे के अंदर पता चलता है जैसे उसकी लंबाई वृद्धि होना, फल देना और पत्तियाँ सिकुड़ना, चौड़ी होना, ये सब पौधे के लक्षण होते हैं जीवित होने के व श्वसन करने के। और जब वह मृत हो जाता है तो वह पेड़ सूख जाता है, गिर जाता है। तो हमें इस तरह पौधे के लक्षणों से हमें पता चलता है कि वह जीवित है या मृत है। तब हम आगे चलते हैं। हमें जानवर जैसे जंतु, मैंने भी इंसान की बात की थी, जंतु की, तो जंतु भी सेम ही है, मनुष्य की तरह, जो इंसान की तरह ही होता है, मानव की तरह। जंतु में वही श्वसन तंत्र, पोषण, हृदय परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र होता है। इनसे हमें पता चलता है कि जंतु जीवित है या मृत है। अब हम आगे चलते हैं। बायोलॉजी से हम और क्या सीखते हैं? बायोलॉजी से हम और सीखते हैं शरीर कैसे काम करता है, शरीर कैसे काम करता है, और पौधे कैसे बढ़ते हैं, बीमारियां कैसी होती है, उनसे बचाव कैसे करें, बचाव बीमारियां कैसे होते हैं, यह सब हमें बायोलॉजी से पता चलता है। और यह सब हम बायोलॉजी सीखते हैं। बायोलॉजी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण भाग होती है, इसलिए बायोलॉजी को ध्यान से पढ़ना ताकि आपको कोई आगे जाके दिक्कत ना आए। और यह सब्जेक्ट हमारे डेली लाइफ से जुड़ी होती है, और डेली लाइफ में आप कैसे रहते हैं, जीते हैं, यह सब हमारे डेली लाइफ के ही तरीके हैं। इसलिए इसको ध्यान से देखना और इसको अच्छे से पढ़ना ताकि आपको पता चल जाए इसमें। और डेली लाइफ में आप जैसे पोषण करना, श्वसन, ये सब हमारे डेली लाइफ में होता है। हार्मोन, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ये सब हमारे इसके अंदर होते हैं डेली लाइफ के अंदर।
हार्मोन जैसे डायबिटीज़ होना, ये हार्मोन के लक्षण है। पाचन तंत्र जैसे हम भोजन करते हैं, ये सब हमारे पाचन तंत्र के लक्षण है। श्वसन तंत्र जैसे हम सांस लेते हैं, तो ये सब हमारे श्वसन तंत्र के लक्षण है। परिसंचरण तंत्र जैसे हमारे रक्त का आदान प्रदान, हमारे शरीर में रक्त का परिसंचरण तंत्र होता है, ये सब हमारे रक्त के लक्षण परिसंचरण तंत्र के लक्षण है। लाइफ प्रोसेस, जीवन प्रक्रियाएं। लाइफ प्रोसेस, जीवन प्रक्रियाएं क्या होती है, तो हम आगे देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस, जीवन प्रक्रिया क्या होती है। अभी मैंने आपको वैसे जीवन प्रक्रिया बता दिया है, अगर आप चाहिए तो मैं वो फिर से बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हम बात करते हैं दस्यु बायोलॉजी के मेन चैप्टर में क्या क्या है। तो मेन चैप्टर में है लाइफ प्रोसेस और जैसे पोषण न्यूट्रिशन, इसके अंदर आते हैं। लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन पोषण और रेस्पिरेशन श्वसन और परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र इसके अंदर किसमें आते हैं। लाइफ प्रोसेस, जीवन प्रक्रिया, जैव प्रक्रम हमारा पहला पार्ट है दस्यु का साइंस का। तो अब हमें देखते हैं पोषण वो जिसमें हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो जब हम भोजन करेंगे तो वह ऊर्जा बनेगी, उसी ऊर्जा से हमारा शरीर रहेगा। अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा बनती है तो उस ऊर्जा से हम जीवित नहीं रह सकते। अगर ऊर्जा नहीं होगी तो हमारे शरीर को जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए भोजन करना इम्पोर्टेंट है। तो भोजन यानी होता है पोषण यानी न्यूट्रिशन। तो इस अच्छे से समझ लेना। अब हमारा श्वसन रेस्पिरेशन, जो श्वास हमारे फेफड़े में जाती है तब कुपिकाएँ फूल जाती है। श्वास हमारे फेफड़े में जाती है यानी नासा द्वार के द्वारा श्वास हमारे फेफड़े में जाती है और नाक के अंदर यानी नासा द्वार उसे बोलते हैं। उसके अंदर हल्के हल्के बाल होते हैं जो हमारे धूलकण को रोक लेते हैं श्वास के साथ जाने वाले, और उसके फिर O2 लेता है हमारे फेफड़े, तो O2 जाती है और फिर रक्त से CO2 निकल कर फेफड़ों में आती है और फेफड़ों से CO2 फिर वापस नासिका के द्वारा बाहर निकल जाती है और O2 कुपिका में जाती है, कुपिकाएँ फूल जाती है और CO2 वहाँ से निकल जाती है। तो इम्पोर्टेंट गैस है O2, श्वसन तंत्र के लिए सबसे इम्पोर्टेंट गैस है O2। तो O2 को ध्यान से देखना, इम्पोर्टेंट गैस है O2। अब हम आ रहे हैं परिसंचरण तंत्र यानी ट्रांसफॉर्मेशन। तब परिसंचरण तंत्र, तो आप इससे एक बात और देखते हैं कि परिसंचरण तंत्र से हमें सीधा इस नाम में दिख रहा है कि ये परिसंचरण तंत्र का अर्थ होता है कि आदान प्रदान। जैसे हम किसी जगह से सामान मंगवाते हैं तो सामान लेके आता है, फिर वापस जाता है, सामान लेकर आता है, वापस जाता है, तो उसको परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, यानी परिसंचरण बोल देते हैं उसको। और तंत्र यानी उस सिस्टम को, सामान मंगवाने वाले और देने वाले को मिलाकर उसको बोलते हैं हम परिसंचरण तंत्र। जैसे इसमें है हृदय और हृदय से कोशिकाओं, तो हृदय से कोशिकाओं के मध्य रक्त का आदान प्रदान होता है, तो इसको हम बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। और हृदय के अंदर मुख्यतः रक्त होता है, रक्त के अंदर मुख्यतः हीमोग्लोबिन होता है, और जिसमें RBC, WBC, प्लेटलेट्स 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। RBC लाल रक्त कणिकाएं होती है, WBC श्वेत रक्त कणिकाएं होते हैं। प्लेटलेट्स की कमी से हमें बीमारी होती है और प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो हमें बीमारी होती है, और इस बीमारी का हमारा शरीर लो हो जाता है, हमारे शरीर काम करना बंद कर देता है और हमारे शरीर में बिल्कुल जीवित रहने की संभावना ख़त्म हो जाती है। इसलिए प्लेटलेट्स की बीमारी कभी भी नहीं होनी चाहिए। प्लेटलेट्स की बीमारी, अब हम आगे चलते हैं और अगर आगे नहीं जाते हैं इसमें थोड़ा और समझा देता हूँ मैं आपको। हमने पोषण समझ लिया, हमने श्वसन समझ लिया, हमने परिसंचरण तंत्र समझ लिया, और इसमें समझ लिया रक्त, हीमोग्लोबिन, RBC, WBC, ये सब हमने समझ लिया। और अब हम चलते हैं आगे। अब चौथा है उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेशन। उत्सर्जन तंत्र यानी होता है एक्सक्रेशन। यह है मूत्र। इसके अंदर मुख्यतः मूत्र होता है, मलत्याग होता है, और इसके अंदर
दो वक्क होते हैं, ले और लीवर, और वक्का में से वक्क और लीवर होते हैं, वक्क होते हैं, इसे किडनी बोलते हैं। और हमारे शरीर में 2 किडनी होती है। अगर किडनी फेल हो जाती है तो हमारा शरीर जीवित नहीं रह सकता। हमारे शरीर में एक ही किडनी होती है मुख्यतः, और इसके अंदर मूत्र का निर्माण होता है, और मूत्र के अंदर यूरिया, मुख्यतः यूरिया होता है जिसका हमारा शरीर बाहर निकालता है। बाकी इम्पोर्टेंट तत्व जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं वे वापस मूत्र से निकाल लिए जाते हैं। और ये मलत्याग जो हमारे गुदा द्वारा होता है। और मूत्र से वक्त के बारे में आपको और बता देता हूँ। वक्त के अंदर अगर हम शराब पीते हैं, अगर नॉर्मली शराब पिए थोड़ी बहुत, तो हमारे शरीर में बीमारियाँ नहीं होती। और अगर हम ज़्यादा शराब पीते हैं तो हमारे किडनी और लीवर ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी मौत हो सकती है। इसलिए कभी शराब नहीं पीनी चाहिए। शराब हमारे सेहत के लिए हानिकारक होती है, सब्जी लिखा हुई होता है। और तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि मलत्याग गुदा द्वारा होता है, मूत्र के मुख्यतः यूरिया होता है, और बाकी इम्पोर्टेंट तत्व जो होते हैं हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें मूत्र से निकाल लिए जाते हैं। और मूत्र वक्त के अंदर निर्माण होता है। और हमारा दूसरा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारा दूसरा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसके अंदर नियंत्रण और समन्वय, नियंत्रण एंड समन्वय। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है। ये जो प्रक्रम वाला चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसके अंदर हर साल क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। दूसरा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय। इसके अंदर नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स, नर्वस सिस्टम में होता है तंत्रिका तंत्र, और हार्मोन तंत्रिका तंत्र के अंदर आता है मस्तिष्क। मस्तिष्क हमारे शरीर का मुख्य भाग होता है। मस्तिष्क ही हमारे शरीर को संकेत देता है कि हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है। जब हम आँखें खोलते हैं, पैर हिलाते हैं, हाथ हिलाते हैं, पैर से हम चलते हैं, तो हम मस्तिष्क से सोचते हैं। और मस्तिष्क जब हम सोचते हैं तो मस्तिष्क हमारे तंत्रिका तंत्र को संदेश देता है। और तंत्रिका तंत्र में 2 भाग होते हैं, संवेदी तंत्रिका तंत्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और जब मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र को संदेश भेजता है तो संवेदी तंत्रिका तंत्र मुख्यतः नाक, जीभ इनमें काम आता है। और नाक के अंदर स्वाद ग्राहियाँ होती है, जो हमें जीभ के अंदर स्वाद ग्राही होती है जो स्वाद बताती है। नाक के अंदर ग्राहियाँ होती है जो हमें बताती है नाक में ये सब ग्राहियाँ, इसमें ग्राहियाँ होती है जो हमारे स्वेदी तंत्रिका तंत्र के अंदर काम आती है। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मुख्यतः मस्तिष्क के द्वारा, और केंद्रीय तंत्र और स्वेदी तंत्र के मस्तिष्क के द्वारा लिए गए संदेशों को हमारे अंगों तक पहुँचाती है। और फिर हमारे अंग काम करते हैं, जैसे मस्तिष्क स्वेदी तंत्रिका तंत्र और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास संदेश लेकर जाता है, तो हमारे आँख के पास लेकर जाता है तो हमारी आँख खुलती है। और जब हम पैर के पास संदेश लेकर जाता है तो हमारा पैर चलता है। और जब हमारे हाथ के पास संदेश लेकर जाता है तो हमारा हाथ हिलता है। और जिस तरह हम मस्तिष्क से सोचते हैं तो मस्तिष्क की तंत्रिका तंत्र के पास संदेश पहुंचाता है, और उसी संदेश के माध्यम से हमारे हाथ पैर इनमें हलचल होती है। इसलिए तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क हमारे शरीर के लिए मुख्यतः होते हैं, क्योंकि इनसे हमारे चलने का तरीका होता है। अब हम आते हैं हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स हमारे शरीर के लिए मुख्यतः अंग होते हैं, जो जिसमें बहुत सारे हार्मोन होते हैं। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एड्रिनल, इंसुलिन, थायरोक्सिन, ये सब हमारे हार्मोन्स होते हैं। जैसे थायरोक्सिन की कमी आयोडीन पूरी करता है, और इंसुलिन की कमी से हमें डायबिटीज़ हो जाती है। और डायबिटीज़ को सही करने के लिए हमें शर्करा का इंजेक्शन यानी इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना होता है। इंसुलिन हमारे शरीर में शर्करा का नियमन करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारे पुरुषों के अंदर होता है, और एस्ट्रोजन मादाओं के अंदर होता है। और इसको अच्छे से समझ लेना। और नर्वस सिस्टम, हॉर्मोन्स और तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क हमारे शरीर के मुख्यतः होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तीसरा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जनन कैसे होता है। अब हम समझेंगे। हमारा यह तीसरा चैप्टर है, किसका है,
तीसरा चैप्टर है हमारे शरीर का, साइंस का, ये हमारे शरीर से संबंधित है। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। शरीर कैसे कंट्रोल होता है, ये ब्रेन कैसे काम करता है, ये सब हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आता है। वैसे मैंने आपको समझा दिया, लेकिन आपको मैं सीधी भाषा में बता देता हूँ कि शरीर कैसे कंट्रोल होता है, ब्रेन कैसे काम करता है, ये हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में होता है, चैप्टर में है। और जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊँगा। अब हम आते हैं तीसरा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जनन कैसे होता है। जनन के दो भाग होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन ये दो प्रकार के होते हैं। अलैंगिक जनन पौधों के अंदर होता है, लैंगिक जनन और मादाओं और पुरुषों या जंतुओं के अंदर होता है। लैंगिक जनन दो जंतुओं के दो जीवों के बीच होता है, जैसे पुरुष एंड मादा जीव जंतु इनमें होता है। और अलैंगिक जनन सिर्फ एक में होता है, जैसे पौधों में होता है। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन इनमें अंतर होते हैं। जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अब आते हैं हम, और एग्ज़ाम में इस चैप्टर से अक्सर डायग्राम पूछे जाते हैं। और मैंने आपको एक बात और बता दी, एग्ज़ाम से इस पॉइंट टू से इसमें डायग्राम पूछे जाते हैं, यानी इस चैप्टर से डायग्राम पूछे जाते हैं। और डायग्राम कैसे, जैसे मादा का नामांकित चित्र, पुरुष का नामांकित चित्र, पुंकेश्वर, इन सब का नामांकित चित्र पूछा जाता है। पराकोश, पराकन, ये सब इसमें आते हैं। तो अब हमारा चौथा चैप्टर है आनुवांशिक और विकास, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। आनुवांशिक जो जीव विनिमय, गुणसूत्र, मेंडल नियम, ये सब इसमें आते हैं। और विकास ये वैसे हट गया हमारे दस्यु के अंदर, लेकिन फिर भी आपको समझा दूंगा। तो इसके अंदर जीन और गुणसूत्र, मेंडल नियम 3 होते हैं। जीन विनिमय और गुणसूत्र हमारे शरीर में कितने होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे बनते हैं, जीन विनिमय कैसे होता है, मेंडल नियम के क्या क्या है, ये सब हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और मेंडल के नियम हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। और ये चैप्टर थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन समझ में अगर आ गया आपके तो ईजी हो जाता है। तो जब हम इसको डिटेल में समझाएंगे तो मैं आपको समझाऊँगा। तो अभी हम चलते हैं अगले एग्ज़ाम के पॉइंट टू से देखने के लिए। तब अब चलते हैं आगे। 5वां चैप्टर हमारा ओवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण क्या है? हमारा पर्यावरण है आसपास की प्रकृति, जैसे पेड़ पौधे, जानवर, जीव जंतु। और इसमें आते हैं इकोसिस्टम और फूड चेन। इकोसिस्टम होता है पारितंत्र, फूड चेन है खाद्य श्रृंखला। इकोसिस्टम पारितंत्र जो हमारे आसपास प्रकृति होती है, इसको हम इकोसिस्टम यानी पारितंत्र बोलते हैं। और फूड चेन होता है खाद्य श्रृंखला। इसमें 4 भाग होते हैं, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। और इसमें उपभोक्ता 3 ही होते हैं, वैसे 4 चरण होते हैं, लेकिन उपभोक्ता इसमें 3 होते हैं। उत्पादक के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, और प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं खरगोश आदि, और द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं हिरण जैसे, और तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं शेर, चीता, मांसाहारी आते हैं। प्राथमिक में उत्पादक में शाकाहारी आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी आते हैं। और हम सबसे पहले हम देखते हैं, अब आगे चलते हैं। फूड चेन और इकोसिस्टम आपने देख लिया कैसे काम करते हैं, क्या है वो। जब आप देंगे तो इनको डिटेल में बता दूंगा आपको। अब आगे चलते हैं। तो अब आगे चलते हैं हम, आगे क्या है कैसे है। तो हम इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, मतलब इसमें छोटे क्वेश्चन यानी आवश्यक वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इको और एनवायरनमेंट हमारा पर्यावरण से। एग्ज़ाम में बायोलॉजी कैसे पढ़े। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात की तैयारी कैसे करें। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात तैयारी कैसे करें।
एग्ज़ाम में बायोलॉजी कैसे पढ़े और इम्पोर्टेंट बात तैयारी कैसे करें। एनसीईआरटी इसमें सबसे ज़रूरी है, 80 से 90% अंक प्राप्त करने के लिए एनसीईआरटी सबसे ज़रूरी होती है। और ये वीडियो तो लंबा हो गया है, इसलिए हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अब हम इसको इससे आगे नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट बुधवार को आएगा। तो बुधवार को इसी चैनल पर बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके बाय स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।